हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए बिकॉज 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 दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ पॉलिटी। ये लास्ट क्लास है पॉलिटी की। इसके बाद आपको पॉलिटी फॉर VLW जो आपका एग्जाम है, JKSSB का VLW जो एग्जाम है, इसके लिए आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देयरफॉर आप डेफिनेटली पढ़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे एंड वी गोना कवर द पॉलिटी इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी होने हैं, देयरफॉर वी हैव टू फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स आल्सो। ऑलराइट, सो एक फाइनली फॉर द पॉलिटी सब्जेक्ट एक बार फाइनली मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। नाउ कम्स द लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। इसको आप पॉज करके अपने आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आई थिंक दिस इज 15th लेक्चर ना, 15वां लेक्चर चल रहा है हमारा ये। तो आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दी है चीजें, तो आपको ऑलरेडी याद हो चुकी है, टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। देन आपको ट्रिपल एस प्रोवाइड करता है फ्री टेस्ट की अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप लोगों ने नहीं का साइन अप किया है इसके लिए, देयरफॉर गो एंड चेक इट आउट, बिकॉज काफी सारे लोग नीचे से कमेंट में बोलते रहते हैं कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह कहाँ पर है। तो जैसा कि मुझे बोला गया कि ट्रिपल एस के ऊपर आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट, तो आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी वहां पे, और आपके ऑल कोर्सेज वगैरह भी प्रेजेंटेड है वहां पे, तो वो आप काफी अफोर्डेबल रेट्स पर, सब्सिडाइज रेट पर है, देयरफॉर यू कैन गो एंड एक्सेस दैट एज वेल। ठीक है, चलो अब आते सर हमारे मुद्दे पर, मेन मुद्दा। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, उन आर्टिकल्स को भी पढ़ लिया जाए, फिर हमारी क्या कहते हैं, हमारी तो कुंठा है शांत हो जाएगी बेसिकली रिगार्डिंग द पॉलिटी। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हमने 47 तक हमने पढ़ लिया था, तो ये 48th आर्टिकल जो आपके सामने आ रहा है, आर्टिकल नंबर 48 जो आपके सामने आर्टिकल आ रहा है, ये क्या बोलता है बेसिकली। देखो जी, ये बोलता है क्या, दैट इज स्टेट। एक सेकंड यार, मेरे को ब्लू ही रखना। ओके, स्टेट। स्टेट मतलब वही, आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो अच्छे से पता ही है। स्टेट शैल ऑर्गेनाइज, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज व्हाट, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज, सॉरी स्टेट शैल कब बोल दिया मैंने। स्टेट को क्या करना है, स्टेट को काम करना है। स्टेट शैल बी डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क टू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, मतलब स्टेट को इम्प्रूव करना है। स्टेट शैल इम्प्रूव द ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को संभालना है, देखना है, और उसको एक तरह का सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या कहते हैं, आपको अरेंज करना है, सो दैट कि वहां पर इफेक्टिवनेस उसकी क्या हो जाए, बेटर हो जाए। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक मिनट, PAN ठीक लिखा है ना, हस्बेंड्री। ओके, हस्बेंड्री ऑन 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 साइंटिफिक। अच्छा, कभी पढ़ने में ऐसा लगता नहीं कि हस्बेंड्री मतलब हस्बैंड से मिलकर बना। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा लगता है ना कुछ कुछ। चलो कोई नहीं, मैं उससे कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ लोग समझ गए मेरा क्या क्या मतलब आइडिया, का जो क्या था। एनीवेज, तो स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एनिमल सॉरी स्टेट शैल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक एंड मॉडर्न लाइन्स। मतलब क्या करें, साइंटिफिकली इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, एंड मॉडर्न लाइन्स यानी कि आपको मॉडर्नाइजेशन लेकर आनी है, जिससे कि हम लोग compete कर सके आउटसाइड वर्ल्ड के, जो आपके जो डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उससे हम क्या कर सके, compete कर सके। इसी के बीच में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फार्म लॉस वगैरह को जो लाने की बात की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट रखता था। वो अलग बात है कि वो इम्प्लीकेट नहीं हो पाए, वो बात अलग ही है, हम उसके अंदर क्यों जाए वापस। पॉइंट ये बस ये है कि इसके इस साइंटिफिक एंड मॉडल लाइन्स के हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमेशा काम करते रहेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। और सबसे पहले जो इसके रिगार्डिंग कुछ काम किया गया था, वो कब किया गया था, देखो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आपको वॉर हुआ था। कौन सा, 1965 के वॉर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 1965 का वॉर हो गया था। इवन इससे पहले इंडिया पाकिस्तान ने कई बार हो चुकी है, 1947 के अंदर हुआ, छोटा मोटा, वो चल वॉर नहीं कह सकते बट ठीक है, काफी हुआ था यहाँ पर कत्लेआम। देन आपका 1965 के अंदर वॉर हुआ, देन आपका 1971 के अंदर वॉर हुआ। उसके बाद जो हम लोग एग्जैक्टली वॉर नहीं कहते, बट बाकी 1999 के अंदर कारगिल की लड़ाई कह लो, वो एक स्पेसिफिक एरिया की लड़ाई। देन इसके अलावा आप भी बहुत सारे और टेंशन वगैरह होते रहे। तो ये बेसिकली बात कहां पर है, 1965 वॉर के आसपास की कहानी है। और इससे पहले भी कुछ टेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के साथ टेंशन हो चुकी थी, तो हमारा देश वैसे ही सफर कर रहा था, बिकॉज अगर कोई भी हम वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो काफी सारे मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी आपके आ जाते हैं। तो बेसिकली ये देखने को मिल रहा था। यहाँ पर क्या करते हैं, यूएसए ने अपनी एड्स बंद कर दी। यूएसए जो था ना, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। आप मतलब टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो भूल ही जाओ, मतलब वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह सब तो भूल ही जाओ। इवन इसके अलावा जो एड्स वगैरह आती थी, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हमारा डेवलपिंग कंट्री था ना,
आप देखोगे ना यूएसए काफी सारे देशों को कुछ ना कुछ एड देता रहता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका का भी क्राइसिस हो रहा था तो श्रीलंका को समथिंग कुछ $1 मिलियन उन्होंने पकड़ा दिए, ठीक है, ऐसे करके मतलब बांटता रहता है। अब ये डिप्लोमेसी को इंप्रूव करने के लिए बांटता है, वो अलग बात है। श्रीलंका को जो पैसे दिए वो तो ना के बराबर पैसे दिए, उससे ज्यादा तो पैसा इंडिया दे चुका था, ठीक है। चलो वो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये कि हमें कुछ ना कुछ एड मिलती रहती थी बिकॉज वी वर काइंड ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर नेशंस। यूरोप से हमें कुछ पैसा मिलता है, यहाँ से कुछ पैसा मिलता था। ये सबकी सब सप्लाईज क्या कर दी, बंद कर दी। अभी जो एड की फॉर्म थी ये खाने वाने के तौर पे मिलती थी, है ना, क्योंकि हमारे देश में इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। बेसिक नीड्स के लिए हम लोग तो यार थोड़े से मतलब या मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। तो हमारे देश में मतलब एग्रीकल्चर की इतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं थी, इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, साथ साथ में हमारी एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो यूएसए वगैरह से भी हमें काफी सारी चीजों के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, बाकी सब चीजों के अंदर एड वगैरह मिलती थी। लेकिन यूएसए वाज सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर दिया इसने, बिल्कुल एड्स वगैरह बंद कर दी। यहां से रियलाइज हुआ इंडिया को कि यार ये तो मतलब हम तो भूखे मर जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने देश के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। हमें इसको लाइक वी हैव टू मेक इट आवर एम इटसेल्फ टू बी सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज अगर खाने को कुछ नहीं होगा तो क्या कर लेंगे। फिर निकल कर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो दुनिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल चुका था। मैं आपको समझाऊं, अभी बता दूंगा आपको कौन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब ये जो लेकर आए ये कब आए, ये देखो वैसे तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इसको पूरा अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये आपका चल रहा है 1965 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1967 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेट आपसे कभी नहीं पूछेगा, 1967 इज मोर अप्रोप्रिएट, बट आपसे डेट कभी नहीं पूछता। तो आप ये एक लिमिट याद रख लो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इसकी एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी चल रही थी। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर ये एक्चुअल में मतलब इसको काफी ज्यादा काम किया गया, इसके ऊपर काम किया गया, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना पे काम किया गया। तो बेसिकली 1960s कर लो आप, है ना, आई थिंक ऐसे ज्यादा सही होगा, 1960s। तो 1960s के अंदर ये आपका इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का आता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है इसके फादर साहब किसको बोलते हैं। तो फादर जो है, याद रखना ये इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको बोलते हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ठीक है फाइन। अच्छा, इसके टाइम पे थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो है ना, यहाँ पर इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली बोला क्या गया है, यहाँ पर ये बोला गया कि देखो हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, हरित क्रांति, हम लोग क्या करेंगे, हाई यील्ड वेराइटी, मैं लिख देता हूं चलो आपके लिए, हाई यील्ड वेराइटी। यील्ड का मतलब क्या होता है बताता हूं, यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी। देखो यील्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपका इनपुट कॉस्ट है इसको डिवाइड कर दो आपकी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आउटपुट जो है आपका इसको डिवाइड कर दो आपके इनपुट कॉस्ट से। इनपुट मतलब जो भी कुछ आपका इनपुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने ऐसे रैंडमली बोल रहे हैं कि हमने 100 बीज यहाँ पर बोए, 100 बीज हमने यहाँ पर बोए, और क्या है आपका यहाँ पर जो है उसमें से 10 से 20 बीज जो है वो मर गए या वो अल्टीमेटली फसल नहीं बन पाए। तो क्या होगा, आपका ऊपर क्या आ गया, आपका 80, आउटपुट क्या है आपका 80 से निकला और 800 आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपकी यील्ड कितनी होगी, 80% आपकी क्या होगी, आपकी यील्ड होगी। मतलब अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80% आपकी बन जाएगी यील्ड। अब ये कौन से बोल रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटी। हाई यील्ड वेराइटी मतलब ऐसे सीड जो कि क्या करें, आपका यील्ड अच्छी थी। यील्ड अच्छी थी मतलब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, ये करके इसको HYV सीड्स करके भी बोलते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने क्या करे, इंपोर्ट करे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। आपको जाने की जरूरत नहीं है कि कहां से किया, ऐसे करके। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करा, इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए। मतलब फोकस यहाँ पर ये होगा कि कैनाल वगैरह बनाओ, हर जगह पानी वानी भेजो, क्योंकि पानी तो मेन चीज है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, खाद, दैट इज खाना इज ऑल्सो देयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। तो फर्टिलाइजर वगैरह भी हमने भारी मात्रा में इंपोर्ट करा एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग आवर ओन सिस्टम। ये काफी ज्यादा मतलब अच्छा चला। अगर आपको बताऊं तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग में जो बेनिफिशियरीज थे वो कौन से स्टेट थे, वेस्टर्न यूपी, देन आपका हरियाणा एंड पंजाब। ये क्या थे, काफी ज्यादा बेनिफिशियरी थे, ठीक है, एंड पंजाब। और इवन आज भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे देश के जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है, ऑलमोस्ट अराउंड 70% के आसपास, आप अगर तीनों कंबाइन करोगे ना तो 70% के आसपास हमारा जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो यहीं से निकलकर आपका आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मतलब इन्होंने काफी ज्यादा बेनिफिट किया। और यहाँ पर जैसे क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, ये सबके सब क्या थी, इन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिला। लेकिन द हाईएस्ट जो कह सकता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनकर आई, दैट इज वीट के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस था। और ये मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर बेसिकली क्या होगी, आपकी ग्रोथ वगैरह होगी, ठीक है। वैसे आपको बता दूं ये जो है ना, फादर इनको बोलते हैं MS स्वामीनाथन को, बट ये जो आइडिया था ना वो सुब्रमण्यम जी का था, ठीक है, सुब्रमण्यम जी का था, वो हमारे फूड मिनिस्टर थे, उनका ये आइडिया था, ठीक है। एनीवेज इंडियन रेवोल्यूशन आया और यहाँ पर सक्सेस बन गया। तो ये तो आर्टिकल 48 के अंदर बात करें, ओके। चलो
साथ में याद रखना कि अगर ये तो आपका क्या था, फर्स्ट फेज था, दिस वाज अ वेरी फर्स्ट फेज। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का सेकंड फेज क्या है, तो सेकंड फेज हमारे देश में अभी यहाँ पर चल रहा है, अभी सेकंड फेज क्या चल रहा है, ये था इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल रेवोल्यूशन कह लो आप, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली इसको बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जब इसको प्रमोट करती है वो ये कहती है कि ना जिस तरह से इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन को इतना सारा बढ़ावा मिला, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। मतलब क्या है, वेस्ट वगैरह यहाँ पर कम हो, है ना, और थोड़ा बहुत मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करके इट लाइक ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर द फार्मर्स टू प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट आउट देयर, ऐसे करके चीजों के रिगार्डिंग बात करी। और हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो हार्म ना हो। आपने एसडीजी गोल्स पढ़े होंगे, है ना, आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने तैयारी की होगी, ऐसा जेकेपीएससी एग्जाम की तैयारी की होगी, तो वहां पर आपने एसडीजी गोल्स पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बात की गई है कि इन्वायरमेंट वगैरह को भी हार्म नहीं करोगे। खैर अभी ज्यादा टॉपिक अलग चला जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये हमारा भी फेज करंटली चल रहा है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मैं यहाँ पर ये तो देखा इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। एक है आपका क्या कहते हैं आपका, अच्छा एक मिनट जाओ, एक्स्ट्रा बताने से पहले ना पहले इसको आर्टिकल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो हो गया कि ये तो हो गया आपका इंडियन रेवोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ द सेम, ये तो आपका एग्जांपल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना वगैरह लॉन्च की गई, जो था आपका ये तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग तो ये वाली योजना होगी। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के रिगार्डिंग, देखो इसके रिगार्डिंग अलग अलग तरह की चीजें लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एक होता है आपका कौन सा, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, एक होता है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, फिर मिक्स्ड एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अभी क्या है ना, फार्मर्स के पास, फार्मर जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब वगैरह में भी देखो, या फिर वैसे भी आप देखो मार्जिनल फार्मर्स वगैरह। चलो आपने बताता हूँ, आपने आपकी इकोनॉमिक्स चल रही है ना, इकोनॉमिक्स चल रही है, जितना मुझे लगता है कि शायद आपका वो टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप कहीं ना कहीं कवर कर लोगे। इसमें आप ना पढ़ते हो कि कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपने सुना होगा ना, सस्टेनेबल सॉरी क्या बोलते हैं, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट, देन आप पढ़ते हो कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, देन आप पढ़ते हो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे बहुत सारी आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हो। इसमें आपने सुना होगा कि मार्जिनल सॉरी इसमें आपने सुना होगा, यार मुझे टर्म याद क्यों नहीं आ रही, कब से सोच रहा हूँ मैं चलो एनीवेज, आपने सुना होगा एक होता है कि इसमें बोलते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बताना जरा किसको पता होगा प्लीज कमेंट करना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो किस में होती है, आपने थोड़ा सा बताना मुझे, मैं थोड़ा सा नाम स्किप सा हो रहा है, ठीक है। मैं ना अपनी मतलब जिस नोट्स के पेज पे जहां पे मैंने पढ़ा था, मैं सब कुछ वहां पे पहुंच गया हूं, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल इट, ठीक है। एनीवेज हो जाता है कभी कभी। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होती है वो जीरो होती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में वो काम एक ही इंसान का है, एक इंसान कर सकता है, लेकिन 3 लोग वहां पे फालतू में काम कर रहे हैं। ये चीज आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में। और इस चक्कर में क्या होता है कि फार्मर्स लोग ना कभी भी अपना प्रॉफिट मेकिंग पर, या आप कह लो कि अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। इसको सोचकर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा काम करते हैं कि यार तुम लोग खाली एक काम ना करो कि तुम खाली फसल मत उगाओ, तुम लोग क्या कर लो साथ साथ में अपनी एनिमल हस्बेंड्री वाली चीजों को भी प्रमोट करना शुरू कर दो, है ना, जो कि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग करते हैं, बट इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई कि मतलब जिसके पास एक गाय है वो 4 गाय और यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पे उनको थोड़ी बहुत गाय वगैरह प्रोवाइड कर दो, या कुछ कर दो, या फिर वो जो गाय का दूध है वो यहाँ पर डायरेक्टली आकर एक यहाँ पर एक हाउस है ना, वहां पर आपके दे दे, वहां पर सबमिट कर दे। इससे क्या हो जाएगा, प्राइसिंग वगैरह क्या हो जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ मिक्स्ड एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट इसको काफी प्रमोट कर रही है, ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, बट जो नहीं भी करते उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अलग से भी बहुत सारे काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि हमारे देश में गऊ माता, हाँ गऊ को माता माना जाता है, ठीक है। तो काऊ ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आपको पता है गोकुल धाम योजना बनाई थी, गोकुल धाम नहीं, गोकुल ग्राम योजना बनाई थी, गोकुल ग्राम यहाँ पे योजना बनाई थी। आपने सुना होगा कामधेनु योजना के बारे में, तो कामधेनु योजना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री की के आपके एग्जाम्पल है कामधेनु योजना, ठीक है, कामधेनु योजना। तो ये सबके सब क्या आपके एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको, और आपका एग्रीकल्चर के एग्जांपल बता दिए किस तरह से इसको साइंटिफिक और मॉडल लाइंस पे इंप्रूव करने की बात की जाती है। ओके, चलो ये सब तो हो गया, यहाँ पर निपटते हैं। अब थोड़ा सा हमने देखा यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है इसलिए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा था इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये समझना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहा हूँ। इसे आप में बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ऑलरेडी लिख दिया होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन है, अगर सिंपल ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा रहा है तो यहां पर याद रखना, इनका नाम है नॉर्मन बरलॉग। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन बरलॉग क्या कहते हैं आपका, एक मिनट, बरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बरलॉग। इन्होंने क्या किया था आपका, ये मतलब इधर से कह लो वर्ल्ड लेवल के ऊपर ग्रीन जो रेवोल्यूशन है इसको क्या किया गया था, आपका प्रमोट किया गया था, ठीक है। और अगर आपको बताऊं तो इनको जो था इसी चीज के लिए 1970 के अंदर क्या था, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और कौन सा प्राइज, पीस प्राइज।
नॉर्मल पीस प्राइस से सम्मानित किया गया था, बिकॉज खाना, अगर खाना हो जाए तो काफी सारी लड़ाइयां ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका रहता है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर इनके इस स्टेप के बाद बहुत सारे जो भूखे लोग थे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था उनको भी खाना मिल गया, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस यहाँ पर आपका होने लगा, ऐसे करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नॉर्मन बर्लॉक, बर्लॉक के नाम पर ही, क्योंकि इन्होंने इतना बड़े इंसान थे, इन्होंने इतना सारा काम किया, तो इनके नाम पर ही क्या होता है आपका बर्लॉक अवार्ड, बर्लॉक अवार्ड दिया जाता है, बर्लॉक अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, ऑलमोस्ट हर साल दिया जाता है, कभी कभी बीच में एक दो बार थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, वैसे हर साल ही दिया जाता है। ये जो है ना वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ, ये आपको इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में जब आप पढ़ोगे, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग पढ़ोगे, तो ये ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका अवार्ड आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस साल का 2022 का नहीं हुआ है, जनवरी या फरवरी में मेरे ख्याल से इसकी नॉमिनेशन की जा रही थी, तो ये आप डेफिनेटली पढ़ना अगर आपका करंट अफेयर में आ गया होगा, जितना मुझे याद है अभी तक तो करंट अफेयर में नहीं आया, इनकेस अगर आप आ गया, अगर मैंने मान लो मिस कर दिया, तो प्लीज एक बार देख लेना कि बर्लॉग अवार्ड ऑफ 2022 किसको मिला है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस है पूछने के, ठीक है। अच्छा, 2021 का बताता हूँ फिलहाल के लिए आपको, 2021 का देखो देखो क्या होता है, एक तो होता है आपका नेशनल, एक तो होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो वो लोग मतलब लाइक मेन लोग यहाँ पर क्या होता है देते हैं, रॉक फेलर करके इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर देता है ये, तो इसको जो मिला है उसका किसी इलियट करके इंसान को मिला था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचते हो इलियट डी, आगे मुझे नाम याद आ रहा, मैं आपको दिखा दूंगा उनका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 2021 का, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल लेवल के ऊपर, हम लोगों ने क्या करा है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर भी एक ना अवार्ड दे देते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर हम लोग अवार्ड दे देते हैं, नाम उसका क्या है, बर्लॉग अवार्ड ही है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नेशनल बर्लॉग अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा करके इसको बोल देते हैं। तो ये किसको मिला था, ये मिला था देवी जी को, और देवी जी का नाम क्या है आपका काजल चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती इनका नाम है, ठीक है, चक्रवर्ती, तो काजल चक्रवर्ती को मिला था ये करके, मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी ये वाला मुझे नाम ना दिखाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एंड तक देखना, मैं आपको हम लोग नेट पे सर्च करके आपको गूगल पे सर्च करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया, निपटा गया काम। अच्छा, एक थोड़ा सा भी पेज खाली पड़ा है, तो एक दो चीज एक्स्ट्रा और बताता हूँ आपको मैं, ठीक है, अब पढ़ाई है तो देख लेते हैं ना। देखो, मैं अभी आपके सामने कई सारे टाइप के, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, ओके। तो हमने अभी देखा, हमने कई सारे टाइप के, हमने सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन में पढ़ा, इस टाइप के ना बहुत सारे और रेवोल्यूशन भी होते हैं, अरे यार चल छोड़ो, मैं लिख देता हूँ सीधा, और टाइप के रेवोल्यूशन भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा व्हाइट रेवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, चलो मैं कलर लिख रहा हूँ, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए होता है आपका, मिल्क के लिए होता है। मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमूल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो भी बेसिकली यहाँ कहाँ से फॉर्म हुई थी, यहीं से फॉर्म हुई थी, याद रखना, ठीक है। और ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन था, ये ऑपरेशन फ्लड के अंडर इस पे काम किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपका बहुत सारे सर आप कहते हैं, कोई भी कर लिख लो, सिल्वर रेवोल्यूशन लिख लो, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये किसके लिए होता है आपका, एग के लिए होता है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, हालांकि मैं नहीं खाता हूं, पर आपको वैसे आपने ये सुनी होगी, बचपन में आपने पक्का एक टाइम आया होगा जब आपने ये सुना होगा, डेली ऑलमोस्ट ऐड आती थी, सचिन तेंदुलकर भी आके बोल रहा है, हर कोई आके बोल रहा है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अब आजकल वो ऐड आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पर ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारे देश में जो लोग थे ना, उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पा रहा था, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं था उन लोगों का, तो उस टाइम पर ये इस रेवोल्यूशन पे काफी ज्यादा काम किया गया। अब तो ये है कि एग भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और प्लस लोगों को इतनी ज्यादा समझ भी है, तो वो ऑलरेडी दे आर कंज्यूमिंग द स्टफ, ठीक है। देन अच्छा, सिल्वर तो बोल दिया मैंने, एक होता है सर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये किसके लिए होता है, ये आपका कॉटन के लिए होता है। तो कॉटन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, बताओ जरा, चलो मैं खुद बताता हूँ। रिगर सॉइल के अंदर आपकी क्या होती है, सॉरी मतलब ब्लैक सॉइल कह लो, तो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होती है आपकी, कॉटन प्रोड्यूस होती है, बिकॉज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है ना, उसकी काफी अच्छी होती है ब्लैक सॉइल की, ठीक है। देन सर आपका कहता है, एक सिल्वर फाइबर पढ़ा हमने, गोल्डन फाइबर पढ़ लेते हैं, गोल्डन फाइबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत काफी सारा कुछ पूछा जाता है, ये डायरेक्टली पूछता है कि गोल्डन फाइबर बोलते हैं किसको है, वैसे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी पूछते रहते हैं। ये आपका आता है जूट कल्टीवेशन के लिए, जूट सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, है ना, क्योंकि वहां पर आपका डेल्टा बनता है, और जूट को होने के लिए एक मतलब से खड़े पानी की जरूरत होती है ना, ऐसे कहते हैं, मतलब मार्शी काइंड ऑफ लैंड होना चाहिए, तो यहाँ पर अच्छा हो जाता है जूट कल्टीवेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम कहां पर होती है, वेस्ट बंगाल के अंदर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्ल्ड के अंदर अगर दिखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके पास होती है, दैट इज बांग्लादेश के पास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सस्टेनेबल यूज के लिए ना, प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए भी जूट वारी इज वेरी वेरी फेमस आउट देयर, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, ये तो हो गया गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो हो गया। देन आपका अच्छा गोल्डन रेवोल्यूशन खाली पूछा जाए तो चल छोड़ यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। देन आपका आगे सर आपका कौन सा पड़ा, येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए होता है सर, ये होता है आपका होता है मिनरल्स के लिए, नहीं ठीक बात, ऑयल सीड्स वाली, तेल होता है ना, तेल, मिनरल बोलता हूँ, मिनरल ऑयल क्या बोलने लग गया था, एनीवेज ऑयल सीड्स के लिए होता है, ऑयल सीड्स के लिए होता है, ऑयल सीड्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। देन सर आपका आता है नीला पानी, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन, इस पर फिशेस,
इज फॉर फिशेस। ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है, मैं आपको ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं। एक होता है रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन मतलब सभी के सभी रेवोल्यूशंस का सम अप अगर आप कर दोगे तो उसको उसके क्या बोल देंगे रेनबो रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी और भी याद आ रहे हैं, कितना बताऊं, एक दो आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं, चलो देता हूं आपको। एक होता है ग्रे रेवोल्यूशन, ये बताओ कौन सा होता है, ठीक है। देन आप बताओ मुझे ब्लैक रेवोल्यूशन किसका होता है, ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या करें, ब्लैक ब्राउन, एक पिंक और कर देते हैं ना, है ना, पिंक अच्छा लगता है ना पिंक कलर। चलो तो ये चार रेवोल्यूशन के आपके बताओगे, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन एंड पिंक, ठीक है, बताना बस, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं पर दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर ये थोड़ा बहुत ठीक ठीक से इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए, आपकी बाकी मर्जी है, ठीक है। चलो अब आ रहे सर हमारे मुद्दे पर, मैंने बहुत हमें थोड़ा सा आजू बाजू हम लोग चले गए थे, लेकिन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टॉपिक्स को ना अलग से पढ़ाने नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप किसी फुल फ्लेज एक कोर्स लाइक प्रॉपर तैयारी करो तो आप कह सकते हैं, ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर अब सर हमारा आता है, देखो आर्टिकल 48 के रिगार्डिंग बात करते थे, लेकिन आर्टिकल 48 ए ऐड किया गया, एक बाद में आपका आर्टिकल 48 ए भी यहाँ पर ऐड किया गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब ये ऐड तो हो रहा है, आप गेस करो कौन सी अमेंडमेंट होगी, जिसको नहीं भी पता वो भी तुक्का मारो, बस तुक्का मारो, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आपका ऐड किया होगा। हम एक ही अमेंडमेंट इतनी बार पढ़ चुके हैं ना, एक अमेंडमेंट इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप लोगों ने अभी तक उस तुक्का भी मारोगे ना तो भी आप उसका आंसर वही निकलेगा। तो बिल्कुल अगर आप समझ गए हो, अगर आप लेक्चर लगा रहे हो तो आप आराम से अभी तक अटेम्प्ट भी कर पाओगे। तो ये एक यहाँ पर ऐड हुआ, 48 ए ऐड हुआ, और यहाँ पर क्या बोला कि स्टेट जो है ना, स्टेट वो क्या करेगा, कोशिश करेगा किसको प्रोटेक्ट करने की, कोशिश नहीं मतलब करेगा ही, प्रोटेक्ट करेगा किसको, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट को, ठीक है। देन आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से स्पेलिंग फिर भी गलत होगी, चलो कोई नहीं, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड आपका कौन सा आ गया, दैट इज वाइल्ड लाइफ। तो इन तीनों की प्रोटेक्शन करने की यहाँ पर बात की गई, तीनों अलग अलग चीजें बात की गई। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा अगर पॉइंट बताने की कोशिश करूं तो आपको पता है इसके रिगार्डिंग एक्ट वगैरह भी निकल कर आते हैं, आप लोगों ने इन्वायरमेंट वगैरह में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा इसके रिगार्डिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका आता है 1986 का, ठीक है। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आपका आता है, या फॉरेस्ट एक्ट आप कह लो, वैसे फॉरेस्ट एक्ट तो आप बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कह लो आप, ये आपका आया था आपका 1980 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये आपका आया था 1972 के अंदर। तो ये सबके सब थोड़े से डेट्स वगैरह भी याद करते रहा करो, ये पूछते रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। बस और कुछ ज्यादा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देन सर आपका आता है आर्टिकल नंबर, अच्छा ये कब था आपका, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये तो मैं आप लोगों को पता ही होगा, बस मैं खाली भर रहा हूँ, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। देन आपका सर आपका आता है आर्टिकल नंबर 49, ये क्या बोलेगा सर, स्टेट मेक श्योर करेगा, स्टेट मेक श्योर करेगा क्या, दैट इज टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस, मॉन्यूमेंटल प्लेसेस, सॉरी, मॉन्यूमेंटल प्लेसेस, क्या कहते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, या फिर कह लो कि हिस्टोरिकल एंड, या हिस्टोरिकल, चलो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ऐसे कह लो, हिस्टोरिकल या फिर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट भी हो तो भी चलेगा। मतलब क्या है, जो पुरानी जो हमारी क्या कह लो, हमारी जो एंसेस्टर से हमको मिलकर आई है, जो मतलब ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और उनको हम क्या करें, प्रोटेक्ट करेंगे। एक तरह से हेरिटेज या कल्चर को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 49 के अंदर, ठीक है। देन सर आपका आता है आर्टिकल नंबर 50, बस कुछ खास नहीं है, ये सबके सब आपको बस नहीं इतने याद रखने हैं, बस आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि ये बात करता है सर सेपरेशन ऑफ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कहीं ना कहीं बीच में एकदम से आ गया है ना, कुछ और चल रही थी कहानी, बीच में अलग से आ गया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी बहुत है, ठीक है, ऐसे फंसाने के लिए क्वेश्चन बहुत पूछते रहते हैं। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको आई थिंक कई बार बता चुका हूँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि फ्रांस में लिया गया था, ठीक है। फ्रेंच एक पॉलिटिशियन थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने ये बताया था इसके बारे में। तो ये बोला था कि तीन पिलर होता है डेमोक्रेसी के, पहला पिलर जो होता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरे को बोलते हैं अपन लेजिस्लेटिव, और तीसरे को बोलते हैं जुडिशरी। तो ये क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो क्या रहेंगे, अलग अलग अपना काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, बस ये बोला गया, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ खास काम नहीं, ओके। चलो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का यहाँ पर काम किया, बस ये याद रख लेना 50, और लास्ट आपका जो हम लोग पढ़ने वाले वो आपका आ रहा है 51 आपका आ रहा है। ये क्या बोलता है कि स्टेट मेक श्योर करेगा, स्टेट क्या करेगा, मेक श्योर करेगा और प्रमोट करेगा, शैल प्रमोट, जिसको हम लोग काफी अच्छे से फॉलो भी करते हैं, शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस, दुनिया में शांति बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, और रिकॉर्ड और क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट कर प्यार से बैठकर बातचीत कर क्या करेंगे, आपके जो इश्यूज हैं उसे यहाँ पर, एक मिनट, आर्बिट्रेशन ना,
आर्बिट्रेशन। तो ये क्या करेंगे, आपके बैठ ऑन टेबल यहाँ पर करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब देश दुनिया के अंदर जाकर वॉर वगैरह जैसी चीजों को भड़काएंगे। इसको हम लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल पीस वगैरह के रिगार्डिंग एग्जांपल दूं तो आपने शायद सुना होगा यूनाइटेड नेशंस की एक क्या होती है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो ब्लू हेलमेट जिनको बोलते हैं, ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अंदर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा किसका है, दैट इज इंडियन सोल्जर्स का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। स्पेशली पास्ट कुछ टाइम से तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। इसी चक्कर में हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वगैरह भी काफी इंप्रूव हो पाई। ओके, चलो भाई, ये तो होगी समाप्त। अब सर हमारा लास्ट आता है क्या, देखो एक क्वेश्चन उठता है जिस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स के केस में सुना था, पढ़ा था हमने कि अच्छा ये डीपीएस में जस्टिसेबल तो नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, तो आपको आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास के अंदर। अब समझते हैं क्या कि मान लो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस, इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या करेंगे। मतलब डीपीएसपी जैसे हमने पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कुछ डीपीएसपी क्या है, कॉमन काइंड ऑफ की चीजों की रिगार्डिंग बात करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि राइट टू इक्वालिटी के रिगार्डिंग, और यहाँ पर भी बोला गया कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए इन फ्यूअर हैंड्स, तो वो भी देख काइंड ऑफ सेम चीज की बात है। राइट टू एजुकेशन यहाँ भी वहां भी ऐसे करके देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर कॉमन सी मेंशन की हुई है। तो बोल रहे हैं कि क्या अगर मान लो कि ऐसा केस हो जाए कि फंडामेंटल राइट कुछ कह रहा है और डीपीएसपी कुछ कह रही है, तो दोनों के केस के अंदर ये दोनों जब आमने सामने आ जाएंगे तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी, फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी बड़ी है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत रेयर आते हैं। फंडामेंटल राइट के केस में बहुत सारा आता है, ये वाला क्वेश्चन काफी रेयर आएगा, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं जैसे मैंने आपको वहां पर समझाया था, फंडामेंटल राइट के अंदर केसेस समझाए थे मैंने आपको, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं समझा रहा हूँ, जानबूझकर नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। लेकिन आपको बिल्कुल मतलब लाइक पॉइंट टू पॉइंट आपको बता सकता हूँ, मैं केसेस नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो पहले ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट तो क्या है, इजीली क्या है, बड़े हैं डीपीएसपी से। फंडामेंटल राइट तो क्या है, इजीली क्या है, बड़े हैं डीपीएसपी से, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, बिकॉज मौलिक अधिकार तो अलग ही बात होगी, डीपीएसपी सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ स्टेट, तो ये तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। ये काफी सारे केसेस में बोलते हुए आ रहे थे, लेकिन टर्नओवर कहां पर होता है, आपका आता है गोलकनाथ केस से चीज थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाती है, फिर आपका केशव भारती केस आता है, फिर वहां भी चीजें कुछ ना कुछ बदलनी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगेन कुछ जो पार्लियामेंट होती है, आपको पता ही है कौन उस टाइम पर था, है ना। कोई बंदा कह रहा था मुझे कि ना मैं पर्टिकुलर पार्टी को हमेशा टारगेट करता हूँ, पर ये सबके सब चीजें वो पर्टिकुलर पार्टी के टाइम पीरियड में ही हुई है, तो मैं वही रेफरेंस दूंगा ना। तो चलो जो भी है, तो क्या कहते हैं आपकी एक पर्टिकुलर पार्टी जो थी, उन्होंने सोचा कि यार ये तो काम खराब हो जाएगा कि हमारी पावर को डिमिनिश करने की रिगार्डिंग बात की जा रही है, तो उन्हें एक अलग प्रोविजन लेकर आए कि भैया फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, फंडामेंटल तो हमेशा सर्वोपरि होंगे। लेकिन उसमें होगी गड़बड़। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, और मुद्दों को स्टडी करता है और केसेस को स्टडी करता है, एंड अल्टीमेटली जो फाइनली डिसाइड ये हुआ बेसिकली, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोली देखो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, क्या कहते हैं आपका हैव नो कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपके देखो मतलब दोनों के दोनों क्या बेटर सोसाइटी करने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल इंसान को काफी सारे राइट दे रहा है, और डीपीएसपी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब एक पूरे के पूरे समाज को एक अच्छे राइट्स देने की या फिर अच्छे प्रोविजंस देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, सब्जेक्ट टू इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ स्टेट। फंडामेंटल तो आपको मिल ही रहा है, डीपीएसपी से आपको कुछ हद तक मिलेगा, कुछ हद तक उसके ऊपर क्या होंगे, काम होते रहेंगे विद द स्कीम्स एंड एवरीथिंग आउट देयर। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन की कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं, दोनों सेम ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं इन द लॉन्गर रन। तो पहली बात इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। लेकिन स्टिल मान लेते हैं कि इफ मतलब कहते हैं आपका मतलब सीधी बात है कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या करो, बैलेंस बनाओ, सो बैलेंस इट आउट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस आप फॉर्म करने की कोशिश करो, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो। लेकिन अगर इफ dispute still persist, ठीक है। अगर मान लो डिस्प्यूट फिर भी परसिस्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका फंडामेंटल राइट जो होंगे वो क्या होंगे, आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, डीपीएसपी से प्रेफरेंस दी जाएगी ज्यादा, जैसा कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, इसके अंदर क्या आपकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकल कौन सा, 39B और 39C। 39B और 39C, 39B और 39C को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद जो भी आपके आर्टिकल्स हैं, उन सभी आर्टिकल्स के केस के अंदर आपके फंडामेंटल राइट को क्या होगी, हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब अगर कोई भी डीपीएसपी के रिगार्डिंग कुछ काम किया जा रहा है जो कि अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, तो उस पार्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 39B और 39C के रिगार्डिंग कुछ काम हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट का कोई भी प्रोविजन उठाकर आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट की चीज अगेंस्ट जा रही है। अब 39B और 39C हैं क्या, मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा।
है ना, वो आप लोग खुद भी मेंशन कर सकते हो कमेंट के अंदर, एक हल्की काइंड ऑफ आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब ये काफी सारे केसेस में कहा था, तो मैं आपको कोई पर्टिकुलर केस का नाम नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ही केसेस में एक बात रिपीट की गई थी। पहली बात बोला गया था केशवचंद्र भारती केस के दौरान, और उसके बाद फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस जो कि आपका 1980 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फिर से रीइटरेट कर दी थी। तो मैं उसके अंदर फिलहाल अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो अब सर हमारे पास आते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा हो गया आज, है ना, चलो कोई नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी आज खत्म करना है, मतलब आज खत्म करना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, वैसे ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है नहीं टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें आपको चीजें याद ही रखनी है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें जो सही बताऊं तो इसमें क्वेश्चन आता भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन, मतलब बहुत रेयर है क्वेश्चन आना, और जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो आपको लिखवा दूंगा, बाकी जो इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर आपका फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया, सही मत लो। ये पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट, सॉरी ये कौन से पार्ट में मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज मेंशन इन पार्ट नंबर, फास्ट हो गया ना एंड में, चलो कोई नहीं, पार्ट नंबर 4A। पार्ट नंबर 4A के अंदर आपका ये मेंशन है, और इसको बाद में अलग से क्या किया था, ऐड किया गया था अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर क्या था, ये आपका वाज एडेड, इसके अंदर क्या किया था आपका, ये ऐड किया गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिकमेंडेशन किसकी थी भैया, किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ये आपका ऐड किया गया था, तो ये आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये आपका हमने अडॉप्ट करी थी। कहां से की थी, तो सोर्स क्या है हमारे, इसका सोर्स क्या है आपका, इसका सोर्स है आपका USSR, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये इसका नाम है। 1991 में जो क्या था आपका टूट गया था, साइड में लिख देता हूं आपको, 1991 में क्या था आपका टूट गया था, ठीक है। और याद अगर आपको ट्रिक रखनी है तो देखो, जो भी है ना आपके पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी स्थान है, स्थान मतलब ये जिनके पीछे ऐसे स्थान आपका करके आ रहा है, ये सब के सब जो है ना, ये सब के सब किसके थे, यूएसएसआर के पार्ट थे, बाकी किसको छोड़कर, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है। ऐसे बस इतना रख लो, 1991 में क्या होता टूट गया था, ओके। ये सिविल वॉर, सॉरी कोल्ड वॉर का ये बेसिकली क्या था आपका रिजल्ट था, ओके। यूएसएसआर आपका हो गया, यहां से हमने लिया था, फाइन। देन इसके अंदर अगर जब हम बताएं, जब हमने लिया था, जब हमने इसे अडॉप्ट किया था ना, जब हमने अडॉप्ट किया था, व्हेन अडॉप्टेड, तो हमने कितने अडॉप्ट की थी, यहाँ पे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी अडॉप्ट की थी। सो 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने क्या करती, अडॉप्ट करती। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम पे बाद में हमने क्या करा, इसके अंदर प्ले कर दी +1 ऐड कर दिया, मैं पहले देता हूं, जाओ +1 बाद में क्या कर दी हमने, इसके अंदर क्या कर दी, एक बाद में ऐड करी। टोटल मिलाकर आज के प्रेजेंट टाइम पर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगी। जो ये +1 वाली जो थी वो कब ऐड हुई, ये वाली ऐड हुई आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बताया था ना आपको कि हम लोग फिर इसके बारे में बात करेंगे। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये आपकी ऐड हुई थी, और ये जो ड्यूटी थी उसका जो नंबर जो दिया गया, उस ड्यूटी का जो क्या कहते हैं, ये ड्यूटी बेसिकली क्या थी कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल। ये मैंने बहुत रफ तरह से लिखी है, आपको दिखा भी दूंगा एक्चुअली में, ठीक है, क्या है एक्चुअली ये करके तो स्कूल। तो ये बेसिकली क्या है आपका, मेरे ख्याल से जितने भी सारे आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट कवर से कर लिए, मैं अडॉप्टेड ये वो करके हाँ ठीक है, बस आई थिंक इतना का। तो ये है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है, ओके फाइन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002, ओके फाइन, बस इतना ही पॉइंट है। अब मैं आपको इसी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या आपको दिखा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अपन कीप ही कर लेते हैं, ओके। और हमारा हाँ जी, एक सेकंड रुक जाओ बस, अभी आ जाएगा। तो फंडामेंटल राइट आपको कई सारी देखने को मिलती है, 10 जो हमने पहले अडॉप्ट करी थी वो देवर 10, और फिर हमने बाद में ये वाली अडॉप्ट करी। इसमें बहुत सी चीजें आती है, नेशनल फ्लैग को प्रोटेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर क्या होती है, बात वगैरह हो जाती है, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट आपके आ जाते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज ये मैंने दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से उठाया, आप कहीं से भी जाके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ऐसे ही यहाँ पर ठीक लिखा हुआ लगा, एक बार देख भी लो आप। ये है यहाँ पर आपका आइडियाज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, ये तो हमने देख ही लिया। फॉर सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, ये उम्मीद को थाम कर आज पहला कदम बढ़ा रहा हूं अपने इन जज्बात। ओके, तो ये यहाँ पर हाँ कहां गया आपका, ये रहा, ओके। ओरिजिनल 10 नंबर 1 ड्यूटी वाज एडेड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आर्टिकल, हाँ ये मिस कर गया मैं, वही सोचा था कुछ तो रह गया। तो ये आपका आर्टिकल 51A, ये लिखाना भूल गया मैं, इसका पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है। 51A के अंदर ही क्या है, बहुत सारे सब क्लॉजेस हैं,
उसके अंदर आपकी ड्यूटीज वगैरह आ रही है। तो 51A आर्टिकल सेम रहेगा, फिर आपका A B C D E F G करके आपके बाकी सारे आ जाएंगे। तो K नंबर पे जो आपका आएगा वो आएगी आपकी 11th नंबर वाली। तो ये लिख लेना यार, आर्टिकल 51A ऐड कर लेना, ठीक है। मैं कुछ भूल रहा था, मुझे याद नहीं हुआ। अच्छा ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सॉरी, जिस तरह से आपकी DPSPs है ना, उस तरह से क्या है ये भी कि आपकी नॉन जस्टिसेबल नेचर है, इसको आप जाकर कोर्ट पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी ड्यूटीज है। अगर आप फुलफिल करोगे तो भी ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर ये ड्यूटी फुलफिल करने का, बट एज अ नाइस सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, देयरफॉर आपको करनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसा करके बोला गया। अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? पहली बात क्या कहती है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम लोग क्या करेंगे, अबाइड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और जो भी इनके आइडियल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब संविधान को बनाने की जो भी इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मान लो कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कुछ ना कुछ संशोधन करती है, क्या कहते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, तो हम उनको भी, उनके भी डिसीजन को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। नेशनल फ्लैग को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, देशभक्ति की भावना वैसी जाग जाती है अगर आप नेशनल फ्लैग को देखो, और नेशनल एंथम को भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे केसेस यहाँ पर निकल कर आए थे नेशनल एंथम के रिगार्डिंग, कि आपने सुना होगा आज से 2-3 साल पहले कि नेशनल एंथम अगर बज रही है तो हम लोग क्यों, मतलब प्ले अगर हो रही है आफ्टर मूवीज एंड व्हाटएवर स्टफ इज देयर, तो हम लोग क्यों ना वहां पर खड़े, हम लोग खड़े हुए या ना हुए, ऐसा करके बहुत सारी बातें की जा रही थी। बोल रहे थे कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो यार इसके अंदर ना कोई सीन है नहीं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर आते हैं, फिर आपके डीपीएसपी काइंड ऑफ आपकी आ रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज तो कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल की नहीं हुई ना, मतलब वो आपकी मर्जी है कि आप फॉलो करो ना करो। हाँ, हालांकि एज अ अगेन एवरी सिटीजन हैज सर्टेन ड्यूटीज, अगर आप परफॉर्म करोगे तो हमारा देश बेटर ही आपके आगे जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ये डिस्प्यूट से निकल कर आया था, लेकिन बाद में वो तो है ही है कि अपहेल्ड हो गया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द मोर प्रोमिनेंट राइट, तो आपको खड़े होना है, आप हो जाओ, नहीं होना मत हो, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। Okay, then to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom. ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो है ना, ये आप कम्युनिस्ट कंट्रीज अगर देखोगे, नॉर्थ कोरिया, अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं देखी नॉर्थ कोरिया के बारे में, आप देखो, इवन मतलब ऐसा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी की हमारे 2 अक्टूबर को हम लोग जयंती बनाते हैं, या फिर कोई मान लो कोई और बड़े बड़े जो भी कोई लीडर रहे हो, उनके कुछ ना कुछ जयंतीज वगैरह आती है, ऐसा करके आपका आता है, या आप कह लो कि मतलब कोई डेथ एनिवर्सरीज वगैरह भी बहुत सारे लोगों की आती है। तो उस दिनों डेथ एनिवर्सरी होगी, बर्थ एनिवर्सरी होगी, उन लोगों को उस दिन याद करने के दौरान कुछ लोगों के लिए लिटरली मतलब इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट, जिनको इनके बारे में पता है, ठीक है। तो जैसे मैं, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब चले एक जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अभी रिसेंटली कुछ निकला था, बर्थ एनिवर्सरी निकली थी, ठीक है, 14 जून को। तो उस दिन भी मतलब आई वाज आल्सो वेरी मच एक्साइटेड, तो मैं उनके बारे में थोड़ी वीडियो वगैरह भी बना रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके तो बहुत सारे लोग तो इमोशनल कनेक्ट रखते हैं, तो वो लोग मान लो कि फॉर एग्जांपल एनीवन इज गेटिंग इमोशनल इन द कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, आपको इमोशनल हो या ना हो, आपको फेक रोना पड़ता है, क्योंकि मतलब लिटरली वहां पर लोगों को आके आंसू बहाने पड़ते हैं। और जो वहां पर सबसे ज्यादा रोता है, मतलब उनका कोई मेन लीडर की कोई डेथ हो गई थी उस दिन, या कोई एनिवर्सरी काइंड ऑफ स्टफ है, तो वहां पर लिटरली लोग रोते हैं। जो सबसे अच्छा रोता है ना, उसे अप्रेजल मिलता है कि आपके अंदर बहुत बड़ी देशभक्ति की भावना है, ऐसा करके। तो ये बहुत मतलब अजीब चीज है, समझ रहे हो आप? ये आपको कैसे बताऊं, आपको ये रियलाइज हो जाएगी अगर आप सोच के देखोगे तो। मतलब हंसी आ रही है, नहीं आ रही तो भी हंसो, और रोना आ रहा है, रोना नहीं आ रहा तब भी आप रो जबरदस्ती करके। तो ये हमारे देश में एटलीस्ट नहीं है। To cherish and follow the noble ideals and inspired by the national freedom struggle, मतलब जिन लोगों ने हमारे देश की नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, उनके जो भी आइडियोलॉजीज थी, उनके जो भी आइडियाज थे, उनको वो नोबल आइडियाज थे, बिकॉज हमारे देश को आजादी के तौर पर लेके जा रहे थे। तो उन सबको क्या करोगे, आप चेरिश करोगे, अपने अंदर दिल में रखोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, कोशिश करोगे उनके आइडियाज को फॉलो करने की, और हमारे देश को आगे की ओर लेके जाओगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोविनैरिटी, सोविनैरिटी मतलब अगेन फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल की रिगार्डिंग बात हो रही है। यूनिटी मतलब भाईचारा, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश एक अखंड पार्ट है, उसको, या फिर कह लो जिसकी कोर वैल्यूज है, मॉरल बिलीफ्स है ना, वसुदेव कुटुंबकम हो गया, या फिर हम कह लो कि हमारी वैसे ही कल्चर हमारा बहुत ज्यादा हेरिटेज हमारी रिच है। आप देख रहे हो कि आजकल वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश के अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है, तो ये सब तो ठीक है, एक जगह तक ठीक है, हमें कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, पर बेकार चीजें नहीं सीखनी है, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोविनिटी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन आपका आता है सर आपका डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने देश को डिफेंड करेंगे, और अगर हमारे देश को हमारी नीड होती है तो, अगर हमारे देश को हमारी नीड होती है तो हम लोग बिल्कुल मना नहीं करेंगे। वी विल लाइक जब भी आपको कॉल ऐसा आए, जब भी आपको नीड आए, तो आप देश के लिए सबसे आगे खड़े होने चाहिए, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया, ठीक है। ऑलराइट, देन आपका अच्छा जो इसके अंदर ना आपकी जो है ना, ये नेशनल सर्विस वगैरह को प्रमोट करने के लिए आपने सुना होगा नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस करके आपकी आती है। देन आपकी एनसीसी वगैरह करके आती है। यही है कि जब डिफेंस की रिगार्डिंग बात आती है, थोड़े से ऐसे हमने ब्लॉक्स बना रखे हैं, काइंड ऑफ रिजर्व फोर्सेस नहीं कहेंगे उन लोगों को, लेकिन एक रिजर्व काइंड के ब्लॉक्स हैं कि
अगर मैं रिजर्व सोर्सेज क्या कहते हैं को नीड है एक बैकअप की, देयरफॉर दे विल कम अप। उसके बाद अगर नहीं कुछ हो रहा है, देयरफॉर यूथ विल कम अप। फॉर एग्जांपल आप यूक्रेन वगैरह में देख सकते हो, तो वहां पर भी क्या आपके यूथ वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे। ओके, टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग। देखो अब यहाँ पर क्या बोला कि हम लोग कॉमन स्पिरिट, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मतलब क्या है, हम सब लोग भाई हैं, ऐसे वाली फीलिंग आपको लेकर आओगे, सबके अंदर भाईचारे फीलिंग लेके आओगे, और सबके अंदर म्यूचुअल होगी। मतलब आप किसी को अलग नहीं करोगे कि यार हम चार भाई भाई तू हमारा भाई नहीं है, ऐसा वाला काम नहीं करोगे, ऐसा काम नहीं करोगे बिल्कुल भी। और किस केस में बोला, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, मतलब भाषा के प्रति हो जाए, रिलीजियस मैनर के अंदर हो जाए, रीजनल मैनर में हो जाए। जैसे आप बोलते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाले लोगों को कहते हैं चिंकी चिंकी करके बोलते रहते हैं, जिस वेरी वेरी बैड, बहुत ज्यादा क्या है, खराब है, ठीक है। और सेक्शनल डाइवर्सिटी इज आल्सो देयर। कभी होता है कोई सेक्शन पर्टिकुलर सोसाइटी का क्या होता है, दबा रह जाता है, और बाकी सब लोग क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसके प्रति भी आप किसी प्रकार का ऐसा मतलब कलेश नहीं रखोगे मन में, मन के अंदर कुछ कालिक नहीं रखोगे, ठीक है। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं सेक्शनल डाइवर्सिटी का, जैसे आप लोग खुद भी, आप लोग शायद ये फील करते होंगे, तो जैसे कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं, कुछ पर्टिकुलर इलाके जिनके रिगार्डिंग, जहां पर कुछ टाइम पहले तक काफी ज्यादा मतलब कह लो कि ऐसी टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती रहती थी, मतलब इट वाज अनस्टेबल काइंड ऑफ एरिया, ऐसे कह सकते हो, आज से कुछ साल पहले। अब तो बहुत चीजें अच्छी हो रही हैं, और आई होप इंशाल्लाह बहुत चीजें और भी आगे अच्छी होती रहे। लेकिन तो क्या था ना, उन एरियाज के रिगार्डिंग अगर आप बोलते हैं ना कि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूं, तो बाकी आप देखोगे ना, बाकी नेशन से कंपेयर करोगे, तो जो इंसान यूपी में रह रहा है वो ऐसे बोलता होगा कि अच्छा वहां से हो, ओ हो, चलो ठीक है। ज्यादा से ना लोग अलग अलग करके दूरी बना लेते थे, है ना। तो मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलना चाह रहा, पर आप समझ सकते हो मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो इसे दूरी से बना लेते थे लोग, अब वो दूरियां क्या हो रही है, नजदीक आने की कोशिश हो रही है, ऐसा करके हो रहा है। तो वो होगी सेक्सुअल डाइवर्सिटी का एक सिस्टम, ठीक है, ऐसे करके। तो अब तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे बढ़ता रहना चाहिए। सबके सब अपना देश यार पूरा एक है, तो है ना। एनीवेज, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। आई थिंक हमने इसके रिगार्डिंग डीपीएसपी भी पढ़ी है, तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश है, करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव अ कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। मतलब सीधी सी भाषा में ये भी हमने डीपीएसपी के अंदर पढ़ लिया है, हमने ऑलमोस्ट उसी को एक आगे निकाल कर आया है कि हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के जानवर वगैरह की यहाँ पर रक्षा करेंगे। शायद आपको पता नहीं है, एक ना ये लॉकडाउन के टाइम पर ट्रेंड चला था, क्योंकि जो टिकटॉकर्स वगैरह हैं या फिर जो फ्लेक इन्फ्लुएंसर्स, जिनको क्या मतलब भूख रहती है ना अप्रिसिएशन के लोगों की, तो वो लोग तो घर में बंद थे, तो क्या करता, आपने शायद सुना हो, मतलब मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, ऐसी चीजें पढ़ते हो कि नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने क्या करना पड़ा था कि करना शुरू कर दिया था कि गाने वाने लगाकर दे यूज्ड टू लाइक किल एनिमल्स। आपने शायद एक एलिफेंट के रिगार्डिंग केस सुना होगा, है ना, वो भी एक मतलब साइकिक दिमाग की सोच थी। वैसे ही आपने शायद देखा होगा कि एक ना बहुत वीडियो वायरल भी हुई थी, बहुत दुख भी हुआ था। एक इंसान ने नॉर्मल एक कोई गाना बज रहा है, और उसमें क्या था, पंजाबी समथिंग गाना था, और कोई इसमें एंड मतलब एक सीन सा आता है जिसमें गोली मारने की आवाज आती है, और गोली मारने के बाद कुत्ते को गोली मार दी, लिटरली गोली मार दी है, ठीक है, ऐसे करके। एंड उसके बाद आपको बता दूं मैं, आपको ऐसे वाले जो काम है ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कंपैशन आपका होना चाहिए, इतने ज्यादा प्यारे होते हैं क्रिएचर्स। हमने खुद यहाँ पर अभी मेरे बिल्कुल दरवाजे के, मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ, और मेरे यहाँ पर दरवाजे के बाहर एक अभी कुत्ता आके बैठा है, थोड़ी देर पहले मैं इधर देख भी रहा था। तो ये बाहर के कुत्ते आ जाते हैं घर में, कितना प्यारा लगता है। मतलब आप सब लोग भी बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, पर कुछ लोग होते हैं साइकिक माइंड के, दे लाइक मतलब उनका कंपैशन नहीं होता। आपको मैं ये बता दूं कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है हमारे देश के अंदर। अगर आप किसी एनिमल को मारते हो, किसी भी एनिमल को मारते हो, इंजरी प्रोवाइड करने की कोशिश भी करते हो, या फिर उनके खिलाफ एक इंटेंशन भी रखते हो, अगर ये किसी तरह का प्रूव हो जाता है, देयरफॉर आपको जेल हो जाएगी कई सालों के लिए। तो आपको बता दूं ये ऐसा नहीं है, ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, बट आपकी वैसे भी ड्यूटी है कि आप प्रोटेक्ट करो, है ना, वो तो आपको होना ही चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म यानी कि इंसानियत, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या है, आप हमेशा एक ऑब्जेक्टिव फोकस के साथ आगे बढ़ोगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूट्रल रहो, ऑब्जेक्टिव रहो। फिर भी मैं कुछ कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, फिर मैं सोचता हूँ उनको क्या ही समझाऊं मैं, क्योंकि मैं आई थिंक आपको सब कुछ बता ही देता हूँ वीडियो के दौरान, लेकिन फिर मैं कमेंट करना पसंद नहीं करता, फिर ना वो आर्ग्यूमेंट सा बन जाता है। तो हमेशा साइंटिफिक टर्म पर रखो चीजों को एनालाइज करने का। जब भी कोई चीज सुनते हो, तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक चीज के पीछे जा रहे हो, हमेशा पढ़ो कि उसके क्या है प्रोज, क्या है कॉन्स, क्या है। आप लोग मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मैं पहले भी कहीं बार पढ़ाया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप करो। आप दुनिया में कहीं भी, दुनिया में कोई भी जॉब करो, छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो, फर्क नहीं पड़ता, जॉब होती है। भले आप क्या कहते हैं आपके VLW का एग्जाम निकाल लो, स्टिल आपकी सोच जो होनी चाहिए ना, वो कोई DSP के लेवल के लोग से कम नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। उस लेवल का आपको सोचना है, उस लेवल का सोचोगे ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। और हमारे देश को ऐसे बहुत सारे अच्छे लोगों की जरूरत है जो कि न्यूट्रल तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। वरना जो आप देख रहे हो ना, वो आपको पता है कि हमारे देश में क्या अभी पिछले 2-3 महीनों से क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो और ये हर साल आपको होता रहता है। एक सैड बताता हूं आपको,
ये चलो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, मतलब आप वायलेंस वगैरह में इन्वॉल्व नहीं करोगे और पब्लिक प्रॉपर्टी को गार्ड करोगे। इसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, अभी तो मतलब धज्जे उड़ चुके हैं। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस इन द ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देखो कितना ब्यूटीफुल है हमारा, कितना ब्यूटीफुल है हमारा क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। मतलब आप अपने लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आप अपने फ्रेम ऑफ लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, अपने स्फीयर ऑफ लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हो, सब चीज में बेस्ट बन जाओ, सब चीज में बेस्ट बनो, सब चीज में एक्सीलेंट बन जाओ। तो मतलब जो भी कुछ उखाड़ना चाहते हो जिंदगी में, सब में बेस्ट बन जाओ। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, अगर इंडिविजुअल लेवल पे कर लोगे, फिर कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी, मतलब अपने लिए जो काम कर रहे हो वहां पे और भी बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके और भी मतलब कलेक्टिव एक्टिविटी की तरफ भी आप एक्सीलेंस की तरफ पहुंचोगे। इससे क्या होगा, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू अ हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। मतलब आप अपने लिए बेस्ट करो, नेशन आपसे एग्जैक्टली कुछ नहीं मांग रहा है। अब वो कह रहा है कि आपकी ये ड्यूटी है, आपको बस इतना बोल रहा है कि आपकी खुद की ड्यूटी है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो, आप अपनी जिंदगी के लिए बेस्ट काम करो, जो बेस्ट बन सकते हो वो बेस्ट बन जाओ। और बेस्ट बनने के साथ अगर आप बेस्ट बन जाओगे तो हमारा देश ऑलरेडी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। कितनी अमेजिंग सी बात है, मतलब प्यार हो जाता है ऐसी चीजों को पढ़ के। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मुझे भी मजा नहीं आता था पॉलिटी पढ़ने में, लेकिन जब मैं ऐसी चीजें पढ़ा ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार आई वाज मिसिंग सो मच। मुझे पता ही नहीं है कि हमारा देश इतना मतलब अच्छे तरह से लिखा हुआ है, लोग समझते ही नहीं है, पढ़ना चाहते ही नहीं है, वो अलग बात अलग है, ठीक है। तो बस उन्हें ये होता है कि कोई बाबा टाइप या कोई भी इंसान वगैरह आके उन्हें कुछ बोल दे कि ये लिखा हुआ है और बस वो शुरू हो जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं आपको बताया, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years of एज। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर आपका ऐड किया गया था। दिस इज के नंबर फली, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी चल रही है इतनी सारी, इस टाइम पे प्रेजेंटली आपने आज तक कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अडॉप्ट करी, या फिर कह लो कि आपने उस ड्यूटी पे काम किया। देखो मैं ये नहीं कहता कि एकदम सीरियस हो जाओ, सब कुछ कर लो, बट कुछ चीजें ऐसी है ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा सा पढ़ोगे, मैं तो आपको अभी बहुत ही मतलब आई थिंक मैंने आपको 20-30% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया खाली, अगर आप वैसे ही चीजें भी पढ़ोगे ना, तो आपको ना इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यही सब चीजें अडॉप्ट कर लो अपनी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इट इज नॉट टुवर्ड्स कि आप देश को अच्छा करो, आप अपनी जिंदगी को अगर अडॉप्ट कर लोगे ना कि मुझे क्या कहते हैं, आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, क्या कहते हैं, मुझे अपने आप को फिट रखना है कि अगर देश को जरूरत पड़ जाए तो मैं अपने आप को मतलब अपना बेटर कर सकूं, मुझे ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ में जो भी मैं कुछ करना चाह रहा हूं उसमें क्या करूं, मैं बेस्ट करूं, करने की कोशिश करूं। कितना कुछ अच्छा है, अगर आप ये खुद ही अडॉप्ट करोगे तो बेटर हो जाएगा। अनलाइक द पीपल जो कि यहाँ पर वायलेंस का सहारा ले लेकर, ठीक है, एक स्कीम आई और फिर भी वायलेंस का सहारा ले लेकर यहाँ पर चीजें क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बकवास तरह से कर रहे हैं। तो पता नहीं यार उनको क्या इस बारे में पता है कि नहीं पता। इवन मैंने भी ट्विटर के ऊपर शेयर किया था कि यार मतलब क्या ही चल रहा है ये सब कुछ करके, बट क्या कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं ऐसा। अपने हाथ में से भी है कि हम लोग एटलीस्ट ये फेक न्यूज या फेक चीजों को या फिर गलत साइकोलॉजी के लोगों को प्रमोट ना करें, ठीक है। आपका एक स्टेटस भी अगर गलत तरह के लोगों को प्रमोट कर रहा है, दैट कैन मतलब इवन चीजें खराब कर सकता है। तो बस बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, हमेशा दिमाग में चीज होनी चाहिए कि आपके पास सोशल मीडिया है तो बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वट एवर यू आर राइटिंग इन द कमेंट्स इन एनी वे और द अदर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो होगी कहानी समाप्त। तो बस यही है, हाँ यही है, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ खास यहाँ पर आपका है नहीं। हाँ, मेरे को एक चीज बतानी थी आपको, ये मैं मत जाओ, ये मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ भाई, तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पर होता है बेसिकली सिस्टम खत्म होता है। मुझे क्या बोला था, मैं भूल गया। बस यार आपका ये तो मतलब फंडामेंटल्स वगैरह तो खत्म होता है। हाँ, इसके अलावा अगर आपको लगता है, देखो मेरी तरफ से जीके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का सिलेबस होता है समाप्त। जो मैंने सिलेबस पढ़ा है जितना मुझे याद है, तो उसमें तो सिलेबस आपका होता है समाप्त। इसके बाद आप ओपन हो कि आप कहीं भी जाकर कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, गूगल करो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करने की कोशिश कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि विल ऑल्सो ट्राई, वी आर प्लानिंग कि हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, बट ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, देयरफॉर यू कैन आल्सो वॉच दोस कंटेंट्स आल्सो। चैनल पर ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस वगैरह पड़े हैं सीरीज, तो आप वो भी जाके एक्सेस कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए खुद कुछ ना कुछ लेकर आ जाऊं। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि मान लो यार कोई टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस में मेंशन है या फिर कहीं ना कहीं सिलेबस से पूछा जाता है, लेकिन आपने सर वो नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए कमेंट जिंदाबाद। आप मुझे बता दो, अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बोलेंगे जो उन्हें पढ़ना है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग दैट अप आल्सो। हाँ, अगर मुझे बोला जाता है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वो करूंगा, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद आपके कुछ नए सब्जेक्ट आपके स्टार्ट वगैरह होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, बट वीएलडब्ल्यू के लिए फिलहाल सीरीज चल रही है, तो वीएलडब्ल्यू के लिए फोकस करेंगे। इसके बाद जो पॉलिटी है वो कभी और जब कभी मौका मिला तो मैं आपको डेफिनेटली वो चीजों को कराने के लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट अभी फिलहाल के लिए हमारा वीएलडब्ल्यू का फोकस है। तो शायद मैं आपको आगे भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं, या जो भी मतलब होगा आपको अपडेट मिल ही जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इट वॉज वेरी वेरी ग्रेट। यहाँ पे इतना मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा था एंगेजमेंट आपका, आप लोगों का।
15 लेक्चर हुए पॉलिटी के, बट ऐसा लगा नहीं, बट बहुत ज्यादा मजा आया, और स्पेशली यहाँ पर ऑडियंस काफी ज्यादा रिच है, तो इंटरेक्शन करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे साथी मिले, तो बहुत थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने साथ दिया। और अगर आपको ऐसा लगा कि पॉलिटी पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ चीजों को गलत इंटरप्रेट कर दिया, मैंने कुछ चीजों को गलत बोल दिया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम। मेरा कोई भी वो नहीं था, मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इंसान ही तो हूं ना, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी पॉलिटी होती है समाप्त, फिर से मिलेंगे शायद जल्द, कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी सी यू, ठीक है। टिल देन गाइस टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, मजा करते रहो, एंड हमेशा की तरह जय हिंद।